प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 3 मार्च 2021 को कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं का ब्लूप्रिंट जारी किया गया था। उस ब्लूप्रिंट पर छात्रों के द्वारा, कुछ अभिभावकों और शिक्षकों के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ आपत्तियां मंडल को प्राप्त हुई थीं और उन आपत्तियों की वजह से उस ब्लूप्रिंट को रोक दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था और यह बताया गया था कि 9 मार्च को पुनः ब्लूप्रिंट जारी किया जाएगा। तो विद्यार्थियों, 9 मार्च 2021 को पुनः संशोधित करके उस नवीन ब्लूप्रिंट को जारी कर दिया गया है। उस ब्लूप्रिंट में कोई ज़्यादा विशेष बदलाव तो नहीं आया है। मैं यदि कला संकाय के विद्यार्थियों की बात करूं तो कला संकाय के विद्यार्थियों के लिए हिंदी, अंग्रेजी जो सबके लिए लागू होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो ब्लूप्रिंट पहले जारी हुआ था, यानी कि 3 मार्च को जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ था, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। हिंदी विषय सबके लिए लागू है, हिंदी विशिष्ट उसमें कोई संशोधन नहीं है। अंग्रेजी सामान्य में भी कोई संशोधन नहीं किया गया है। इसके बाद जो अर्थशास्त्र विषय है, उसमें एक संशोधन किया गया है और इतिहास में भी कुछ संशोधन किया गया है, जबकि राजनीति विज्ञान और जिन विद्यार्थियों ने यदि कोई भूगोल लिया है तो उसमें भी कोई संशोधन नहीं किया गया है। तो आज के वीडियो में हम अर्थशास्त्र विषय में जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है, यानी कि संशोधित नया ब्लूप्रिंट 9 मार्च 2021 को जारी हुआ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अर्थशास्त्र, कला एवं वाणिज्य संकाय, यह जो प्रश्न पत्र रहेगा 100 अंकों का, यह दोनों संकाय के लिए है। यानी जिन विद्यार्थियों ने कॉमर्स लिया है, वाणिज्य लिया है, उनके लिए भी लागू है और जिन्होंने कला संकाय लिया है उनके लिए भी लागू रहेगा। सबसे पहली इकाई जिसका नाम है व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं। इस इकाई में सिर्फ कुल मिलाकर के 5 अंक आवंटित हैं। यानी इस इकाई में से कुल 5 नंबर की परीक्षा होना है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पूछा जाएगा और एक प्रश्न 4 अंक का पूछा जाएगा। इसी इकाई को यदि हम NCERT की पुस्तकों में देखें तो उसमें इसका क्या नाम दिया है? उसमें दिया है इसका परिचय नाम से। आपकी जो NCERT की पुस्तक हैं उसमें इस इकाई का नाम परिचय दिया है। मैं आपको यहाँ पर जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है उसका माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो जारी किया गया है उसकी विषय वस्तु के बारे में बताऊंगा और साथ साथ उस विषय वस्तु को हम यदि NCERT की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, उससे पढ़ रहे हैं, तो हम किस इकाई में, किस नाम की इकाई में ढूंढेंगे, इसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। अगली इकाई है उपभोक्ता का व्यवहार एवं मांग। उपभोक्ता का व्यवहार एवं मांग, इस इकाई में भी जो 3 तारीख में ब्लूप्रिंट जारी हुआ था उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। मोटे तौर पर यह बताना चाहूँगा कि जो आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र वाला भाग है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। जो 3 मार्च को ब्लूप्रिंट जारी हुआ था उसमें और 9 मार्च को ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं है। जो अगली इकाई है उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग, इसके लिए 17 अंक निर्धारित हैं। यदि आप NCERT की पुस्तक में से देखेंगे तो उसका नाम मिलेगा उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। NCERT की पुस्तक में लिखा रहेगा उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। और जबकि आपकी युगबोध, नवबोध या आपकी शिवलाल प्रकाशन की कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो इनमें इसका नाम लिखा रहेगा उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग। इस इकाई के लिए कुल 17 अंक आवंटित हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी जोड़ी, मिलान, सत्य असत्य या बहुविकल्प कोई भी इसमें प्रश्न आ सकते हैं। तो ये 4 अंक के प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, 2 प्रश्न 3 अंकों के पूछे जाएंगे और एक प्रश्न ऐसा रहेगा जो कि 5 अंक का होगा। इस प्रकार से आपकी परीक्षा के लिए, परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसका आप भली भांति अध्ययन करें, अच्छे से मन लगाकर इसकी पढ़ाई करें। आपको ये 17 नंबर प्रदान कराएगा।
अगली इकाई है उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति। उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति यदि हम एनसीईआरटी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें इसका नाम लिखा रहेगा उत्पादन तथा लागत। इस इकाई के लिए 16 अंक आवंटित हैं और इन 16 अंकों का विभाजन अंकों का अलग अलग बता देता हूँ। एक एक नंबर वाले वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल इसमें से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 3 अंक का पूछा जाएगा, एक प्रश्न 4 अंक का और एक प्रश्न 5 अंक का पूछा जाएगा। अगली इकाई है बाजार के प्रकार तथा मूल्य निर्धारण। इसमें यदि हम एनसीईआरटी की पुस्तक में देखेंगे तो इसमें मिलेगा पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का सिद्धांत और एक इकाई मिलेगी प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। ये दोनों ही इकाइयों से मिलाकर के यहाँ पर बाजार के प्रकार एवं मूल्य निर्धारण इस इकाई में से हमें तैयारी करना है। इसमें से कुल 7 अंक की परीक्षा होना है, जिसमें 1 अंक वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न पूछा जाएगा 5 अंक का। कुल मिलाकर इस इकाई के लिए 7 अंक आवंटित हैं। और जो अगली इकाई है व्यष्टि अर्थशास्त्र वाले हिस्से की मांग तथा पूर्ति वक्रों के सरल अनुप्रयोग। विद्यार्थियों, इस इकाई को यदि हम एनसीईआरटी की पुस्तक में देखेंगे तो उसमें नाम मिलेगा बाजार संतुलन। बाजार संतुलन वाली जो इकाई है उसमें हमें मांग तथा पूर्ति वक्रों के सरल अनुप्रयोग इस चैप्टर के बारे में हमें जानकारी मिलेगी और इसके लिए 5 अंक आवंटित किए गए हैं, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रकार का 1 प्रश्न पूछा जाना है और 2-2 अंक वाले 2 प्रश्न पूछे जाना है। तो इस प्रकार से ये हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र या परिचयात्मक व्यष्टि अर्थशास्त्र इस भाग के अंकों का विभाजन हो गया है। अब हम देखते हैं अगला जो इसका चैप्टर है, अगला जो आपका भाग है समष्टि अर्थशास्त्र। परिचयात्मक समष्टि अर्थशास्त्र या आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक में लिखा है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। इस भाग में से एक इकाई जो आय और रोजगार का निर्धारण है इसको हटाया गया है। इसको हटाने के बाद अब इसमें कुल मिलाकर के आपकी 4 इकाइयाँ बची हुई हैं। आय एवं रोजगार का जो निर्धारण है, आय और रोजगार के सिद्धांत, इसके लिए कुल 8 अंक आवंटित थे पूर्व में। इन 8 अंकों को इनकी जो 4 इकाइयाँ हैं उनमें जोड़ दिया गया है। तो अब हम इसको समझते हैं। राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समग्र आधारभूत अवधारणा एवं मापन। राष्ट्रीय आय एवं तथा क्या लिखा है, संबंधित समग्र आधारभूत अवधारणा एवं मापन। अगर हम एनसीईआरटी की पुस्तक को देखेंगे तो उसमें मिलेगा हमें राष्ट्रीय आय का लेखांकन। राष्ट्रीय आय का लेखांकन एनसीईआरटी की पुस्तक में लिखा है। तो इसके लिए कुल 12 अंक आवंटित किए गए हैं, जिन 12 अंकों में से 1 अंक वाला 1 प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न 2 अंक का पूछा जाएगा और एक प्रश्न इसमें से 4 अंक का और एक प्रश्न 5 अंक का पूछा जाएगा। इस इकाई के लिए पूर्व में कुल जो अंक आवंटित थे वे अंक आवंटित थे कितने, 12, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मुद्रा तथा बैंकिंग, यह इकाई ऐसी है इसमें से परिवर्तन हुआ है। पूर्व में इसके लिए 15 अंक आवंटित थे, यानी जो 3 मार्च को ब्लूप्रिंट जारी किया गया था उसमें इसके लिए 15 अंक आवंटित थे और बाद में अब जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है इसके लिए 16 अंक आवंटित कर दिए गए हैं, यानी 1 अंक की इसमें वृद्धि कर दी गई है। और अगर हम एनसीईआरटी की पुस्तक में देखेंगे तो उसमें भी इसका नाम मिलेगा मुद्रा एवं बैंकिंग। इसके लिए जो 16 अंक आवंटित हैं इसमें से 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 3 अंक वाला पूछा जाएगा, इसके अलावा एक प्रश्न 4 अंक का और एक प्रश्न 5 अंक का पूछा जाएगा। इस प्रकार से इसके लिए कुल 16 अंक आवंटित किए गए हैं। इसके पश्चात अगली जो इकाई है सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था इस इकाई के लिए पूर्व में 7 अंक आवंटित किए गए थे, बाद में अब इस इकाई के लिए 10 अंक आवंटित हो गए हैं, यानी इस इकाई में 3 अंकों का अंतर आ गया है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बदलाव हुआ है। पहले यहाँ पर जो
वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 1 प्रश्न इसमें से पूछा जाना था, लेकिन अब वस्तुनिष्ठ प्रकार के इसमें से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी वो जो 3 अंक हैं वो यहीं पर बढ़ाए गए हैं और 1 प्रश्न 2 अंक का पूछा जाएगा, जबकि 1 प्रश्न 4 अंक का पूछा जाएगा। और हम एनसीईआरटी की पुस्तक में देखेंगे तो उसमें भी इस इकाई का नाम यही है, सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। अंतिम इकाई है भुगतान संतुलन। यदि एनसीईआरटी की पुस्तक को देखा जाए तो उसमें इसका नाम मिलेगा खुली अर्थव्यवस्था, यानी खुली अर्थव्यवस्था जो आपका चैप्टर है उसी का नाम यहाँ पर भुगतान संतुलन दिया है। और इसके लिए पूर्व में 8 अंक निर्धारित किए गए थे, अब इसमें 4 अंकों की वृद्धि कर दी गई है। जो 4 अंक बढ़ाए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहले जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के 4 प्रश्न पूछे जाना थे, 4 ही प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर जो 4 अंक का पहले 1 प्रश्न पूछा जाना था इसमें से, अब इसमें से कुल मिलाकर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 4 अंकों वाले रहेंगे। तो भुगतान संतुलन जो नामक इकाई है इससे 12 अंक वार्षिक परीक्षा में आएंगे। तो विद्यार्थियों इसके हिसाब से आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और यह अंतिम जो ब्लूप्रिंट है, यानी कि जो संशोधित नवीन ब्लूप्रिंट है, इसको माना जाएगा और इसी के हिसाब से अब वार्षिक परीक्षा होना है। कुल मिलाकर के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वह 1-1 नंबर के जो 5 प्रश्न रहेंगे और उन 5 प्रश्नों में ही 1-1 प्रश्न के अंदर 5 प्रश्न पुनः पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 25 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें कि आपके रिक्त स्थान होते हैं, सत्य असत्य हैं, एक वाक्य में उत्तर देना है, सही विकल्प हैं। इस प्रकार से ये 25 प्रश्न पूछे जाना है। जो 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे उनके लिए उत्तर देने की जो हमारी शब्द सीमा है लगभग 30 शब्दों में रखना है। 3 अंकों वाले प्रश्नों के लिए लगभग हमें 75 शब्दों में उनके उत्तर देना रहेंगे। 4 अंक वाले जो प्रश्न होंगे उनके लिए 120 शब्दों में उत्तर लिखना रहेंगे, जबकि जो 5 अंक वाले प्रश्न रहेंगे उनका जो उत्तर लिखने का जो तरीका रहेगा वो लगभग हमें 120 शब्दों में इनके उत्तर देना होंगे। ये निबंधात्मक प्रश्न होंगे, बड़े उत्तर इनके देना होंगे। और इन सभी प्रश्नों में, यानी जो हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको छोड़ करके सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए रहेंगे, यानी अथवा लगा होगा, एक प्रश्न और दिया होगा। तो विद्यार्थियों मैं यहाँ पुनः आपको दोहराना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी कला संकाय से अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए जो 3 मार्च को ब्लूप्रिंट जारी किया गया था उसमें कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है, कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं किया गया है, केवल अर्थशास्त्र और इतिहास विषय में संशोधन किया गया है। इस वीडियो में मैंने आपको अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी उपलब्ध करा दी है। यदि आपको इतिहास विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना है कि उसमें क्या संशोधन हुआ है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आप उसमें से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने सभी मित्रों को इस ब्लूप्रिंट के बारे में, संशोधित ब्लूप्रिंट के बारे में ज़रूर बताएं ताकि वह भी इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी कर सकें। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।